हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 अगस्त 2026 की डेट है। टॉप 10 हाई यील्ड क्वेश्चन विद स्टैटिक जीके। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अनुराग लखनवी को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका जवाब है 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए गए हैं और इसमें टोटल भारत ने 39 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम जो है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे। और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है वो 2010 के जब नई दिल्ली में था, तब उसने 101 पदक जीते थे। इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। मैंने एक पर्सनल एक मतलब अलग से वीडियो बना करके उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में समझाया है, तो आप उस वीडियो को रीच आउट कर सकते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये भारत चीन सीमा पर स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है और ये भारत चीन की सीमा है। यहीं पे सिपकीला दर्रा स्थित है। इसके अलावा इसका यूज क्या है? तो बेसिकली ये ट्रेडिंग के लिए जो है, तिब्बत से जो ट्रेड आते हैं उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, परिवहन के लिए भी यूज किया जाता है। दर्रा बेसिकली दो पर्वत चोटियों के बीच एक दरार होती है जो कि रास्ता डिसाइड करती है इस तरफ से इस तरफ को आने के लिए। इसके अलावा इस दर्रे से जो है सतलुज नदी भी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अन्य दर्रे जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो रोहतांग दर्रा है और बारालाचाला दर्रा है। तिब्बत के साथ व्यापार, मैंने पहले भी बताया कि तिब्बत के साथ व्यापार और भारत की मुख्य सीमा चौकियों में से एक है, तो यहीं पे भारत की सीमा चौकियां भी पड़ती हैं। तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में इन्हीं दर्रों से लोग इस तरह से आते जाते थे। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ स्थापित करेगी? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जो कि अपना भारत में कैंपस बना रही है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पार्टनरशिप के तहत ऐसा हो रहा है। तो वो कैंपस कहाँ बनेगा? मुंबई और चेन्नई में। ओके, व्याख्या क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भारत में मुंबई और चेन्नई में अपना कैंपस स्थापित करेगी। एनएपी 2020 ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित करने का मार्ग प्रदर्शित किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसी के तहत जो है भारत में वे जो फॉरेन कैंपसेस हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं वो बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मूल रूप से पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है और मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही ज्योग्राफी में बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए कितने करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है? तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है वो सोलर पैनल से संबंधित है और ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के ऊपर आजकल सोलर पैनल बहुत सारे दिख रहे हैं, लोग लगवाते हैं। तो ये बेसिकली इसी योजना का परिणाम देखने को मिलता है। और इसकी जो लागत है वो 5070 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखें तो रूफटॉप सोलर के माध्यम से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक की प्रदान की जाएगी। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह के होते हैं। एक तो बिना सब्सिडी वाला सोलर पैनल, दूसरा जो है सब्सिडी के साथ सोलर पैनल, और तीसरा एक ग्रिड वाला ऑप्शन भी होता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपकी छत पे ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ग्रिड से जुड़ा होता है। तो ये आपके घर की सप्लाई को भी देगा, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी वो ग्रिड के माध्यम माध्यम से या तारों के माध्यम से एक जो आपका नियर अबाउट ग्रिड होगा वहां पे चली जाती है। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी और इसका जो नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य के आदिवासी कारीगरों को मिला है? तो बेसिकली ये पिथौरा पेंटिंग जो जीआई टैग मिला है ये गुजरात को मिला है। और पिथौरा पेंटिंग एक अनुष्ठानिक कला, रिचुअलिस्टिक आर्ट है जिसे मुख्य रूप से राठवा और भील जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है। भारत में जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, मतलब कि इसको 10 वर्ष तक मिलेगा। जीआई टैग मिलने से बेसिकली होता क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ को बहुत मान्यता मिल जाती है, उसका ट्रेड बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं, इन्वेस्टमेंट आने लगता है। अच्छा, भारत का जीआई रजिस्ट्री मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं यही है पिथौरा पेंटिंग। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है समुद्र मंथन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो बेसिकली ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है।
समुद्र मंथन योजना जो है वो वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन-कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी, जो इथेनॉल विवाद होता है तो बहुत चर्चा में आते हैं। यह योजना गहरे समुद्र में तेल की खोज और समुद्री ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि इस तरह से जो है, जो तेल के कुएँ बनाना, उनसे तेल निकालना गहरे समुद्रों के माध्यम से, तो वहाँ से जो है निष्कासित करना है पेट्रोलियम और जो कि गैस होती है उसको। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत की अपतटीय ड्रिलिंग से में प्रमुख भूमिका निभाता है। अपतटीय का मतलब होता है कि तट से थोड़ा दूर, जो ओएनजीसी है वो ड्रिलिंग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जीएसआई की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। वर्षा अशोक गलवाने ये जीएसआई की पहली महिला निदेशक बनी है। तो चूंकि ये पहली हैं और ऊपर से महिला भी हैं, पहली फीमेल निदेशक जो बनी है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अन्य जीएसआई से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जीएसआई की स्थापना 1851 में हुई थी। जीएसआई का मुख्यालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह संगठन जो है भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन काम करता है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किसके अधीन काम करता है? खान मंत्रालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेसिकली ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। और अल्लूरी सीताराम राजू की एक आप प्रतिमा देख रहे होंगे। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है एक प्रकार के उस समाज के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और जल जंगल जमीन के अपने संरक्षणकर्ता भी थे। अल्लूरी सीताराम राजू एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने रंपा विद्रोह 1922 का नेतृत्व किया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व वाइड वेव WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बेसिकली 1 अगस्त को मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड अनफैक्ट क्या है कि WWW का आविष्कार जो है 1989 में टिम बर्नर्स ली ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र 1931 में लॉन्च किया गया था, 1991 में लॉन्च किया गया था। और WWW सार्वजनिक वेब पेजों का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट मूल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देश की पहली वंदे भारत फ्रंट EMU रेल का तकनीकी परीक्षण कहाँ शुरू किया गया? तो बेसिकली ये कोटा राजस्थान में किया गया है। वंदे भारत ट्रेन का डिजाइन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा तैयार किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल ही में जो वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं उनका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो वो है चेन्नई में है। फ्रंट EMU को तेज गति से पार्सल परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जो ये जो दूसरे प्रकार की ट्रेन है, वंदे भारत का एक प्रकार है फ्रंट EMU, इसको किस लिए डिजाइन किया जा रहा है? ताकि पार्सल का तेजी से परिवहन किया जा सके। अब भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली थी? तो ये ट्रेन 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। तो ये 10 क्वेश्चन जो है मैंने 10 मिनट में करवाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्रकार की हमारी नई वाली जो है वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।